और वहीं ये जो आपका कलमी शोरा ये भी वहीं दरियाफ्त हुआ। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि अब जो आप नया उसी फार्म पर फार्मूले के जरिए आप बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, उसमें आपने कोई तब्दीली की है और उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि उस तब्दीली का क्या नतीजा होगा? पोटैश वाली खाद अब तकरीबन 10,000 के करीब फी बोरी हो गई है। तो पोटैश वाली खाद के मसाइल को हल करने के लिए ये राख जो है, ये शुगर मिल की जो राख है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने किसानों के मसाइल के बारे में सिर्फ बात ही नहीं करता बल्कि मैं उसका हल भी बताता हूं। और मैं ये समझता हूं कि हाफिज़ वसी टीवी चैनल का असल मैंडेट यही है। आज किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर खादों के हसूल के बारे में, और जो कुछ आज गंदम की फसल की हालत है और इसी के साथ जो दूसरे आने वाली फसलें हैं, उससे मेरे किसान भाई डरे हुए हैं कि आगे आने वाली फसल मकई की फसल है, उसके बाद गन्ने की फसल है, फिर कॉटन की फसल है। अगर ये यूरिया और डीएपी और नाइट्रोफास की यही हालत हुई तो फिर हमारा क्या बनेगा? तो सामीन, एक बात हमेशा के लिए मशहूर है कि अगर आपने कोई मसला हल करना हो तो सबसे पहले जरूरी है कि आप जानें कि वो मसला है क्या, और दूसरी बात आप ये जानें कि उसकी वजूहात क्या है, और तीसरी बात जो है आप जरा देखें, और वो देखने का तरीका ये है कि आप जैसे हम ख्याल लोग जिनसे आप मुतासिर हैं, आप उनके साथ बैठकर डिस्कस करें और देखें इसके कौन कौन से हल मौजूद हैं, और फिर उन्हीं लोगों के साथ आप ये तय करें कि इन तमाम जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं इनमें से बेहतरीन, सस्ता और काबिल अमल हल क्या है। अब मैं देखता हूँ मसला ये है, जिस अंदाज के अंदर हमारी फसलों के मदाखिल की कीमत बढ़ रही है उस अंदाज में किसान की पैदावार की कीमत नहीं बढ़ती, इसलिए कि उसके अंदर कई मसाइल आ जाते हैं या मसाइल का हवाला दिया जाता है। तो इस वक्त जो हमारे नजदीक जो ये मसला है, ये टिपिकल बैड गवर्नेंस का मसला है, और वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के अंदर शायद वो विजन नहीं है, वो दूर से देखने वाली चीज नहीं है कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए हमने क्या क्या तैयारी करनी है ताकि हमारा मुल्क जो है वो खुराक में खुद कफील हो, और खुद कफील ना हो बल्कि चूंकि हमें घर घर का उधार देना है, हमारी पैदावार इतनी ज्यादा हो कि इस पैदावार को हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये असल प्रॉब्लम है और हमें उसके अंदर इस बात का हल ढूंढना है कि किस तरीके से हमारे किसान की पैदावार ज्यादा से ज्यादा है, और ये जो ज़लील ख्वारी वाली जो कैफियत है जिससे ये लोग गुजर रहे हैं और कीमतें बहुत ज्यादा हो रही हैं जो उसकी पहुंच में नहीं है, उसके हल की तलाश के लिए हम आजकल कोशिश कर रहे हैं। आज जहमत दी है मैंने अपने छोटे भाई गुलजार शाही साहब को, जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। आप इनको इस टीवी चैनल पर पहले भी देख चुके हैं, और मुझे ये इसलिए पसंद है कि हमेशा जब मुझे कोई नाउमीदी किसी कैफियत तारी होती है, ये मुझे उसका बेहतरीन हल लेकर आते हैं। मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ गुलजार साहब को कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ ले आए, और मुझे यकीन है कि आपकी बातों से मेरे किसानों का भला होगा, वो उसको फॉलो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सब तारीफें मेरे अल्लाह के लिए। जितने भी मसाइल हैं उनके बड़े आसान हल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। मौजूदा ज़मींदार का ज़रूरी मदाखल में सबसे अहम जो मसला है वो कीमियाई खादें हैं, और कीमियाई खादों के हसूल को हम आसान बना सकते हैं। कीमियाई खादें जो हैं उसको हम किस तरह से अपने फार्म लेवल पे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए बड़े आसान तरीके मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया है कि हमारे पास फास्फोरस जो सबसे महंगा ज़रूरी मदाखल में से है, फास्फोरस के लिए रॉक फास्फेट वाफर मिकदार में हमारे काकूल अकेडमी के करीब, हतार के करीब ये दी हुई है। इसी तरह पोल्ट्री वेस्ट जो है ये हमारी बहुत से मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट का मजमुआ है, क्योंकि इसमें हड्डियों का चूरा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें पोटाश भी है, इसमें कैल्शियम भी है, और क्योंकि फीड में वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। क्योंकि इसमें फिश मील, हड्डियों का चूरा, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिला के वो फीड बनाते हैं, तो वो फीड जो है वो एक तरह से अनासर सगीरा और कबीरा का बड़ा हसीन इम्तजाज है। तो अगर हम बायो फर्टिलाइज़र पे आ जाएं तो हम बड़ी आसानी से
ये मसाइल जो हैं, खादों के मसाइल हैं, इनको हल कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता था कि लोग आपसे बड़े मुतासिर हैं और मज़ीद पूछना चाहते हैं कि झंग में बायो फर्टिलाइज़र पर माहिर इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब के फार्म पे आप उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, उसकी कोई तफसील बताएंगे आप? मार इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब के पास 11 एकड़ का अमरूद का एक छोटा सा बाग है। उस बाग में कलराठेपन की वजह से, कीमियाई खादों की वजह से और कई इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे एक तो पौधे बड़ी बुरी हालत में थे, दूसरा ज़मीन जो है वहाँ पे सब्ज़ घास वगैरह ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने बायो फर्टिलाइज़र, जिस तरह से मैं पिछले 15 सालों से दोस्तों को कह रहा हूँ, उन्होंने मेहरबानी की कि मेरे कहने पे रॉक फास्फेट मंगवाई, 1 टन रॉक फास्फेट मंगवाई। इसी तरह उन्होंने उसके साथ कोई गोबर वाली खाद 9 से 10 टन पोल्ट्री वेस्ट, इसको मिक्सअप किया। इसमें उन्होंने 20 किलो के करीब खल जो है वो भी डाली और शीरा जो है वो साथ इस्तेमाल किया। फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो थे वो इस्तेमाल किए। गो के इस खाद को तैयार करने में कम से कम 1.5 से 2 माह लगाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अमरूद की फसल को जल्दी लेना था, इसलिए तकरीबन 1 माह की तैयारी के बाद उन्होंने इस्तेमाल किया। और जब इसको हमने तैयारी के बाद केमिकल एनालिसिस करवाया तो हमारे इल्म में आया कि इसका 1 टन जो है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, फ़ी एकड़ भी इस्तेमाल किया जाए, तो 1 टन में तकरीबन 2.25 बोरी के करीब नाइट्रोजन 3 बोरी के करीब मौजूद है। इसी तरह उसमें को 1.5 बोरी के करीब फास्फोरस वाली खाद मौजूद है और 0.25 बोरी के करीब जो है उसमें पोटैश वाली खाद जो है वो मौजूद है। इसके अलावा उसमें तकरीबन 1 टन में कोई 10 से 15 किलो जो है वो सल्फ़र वाली खाद मौजूद है। गो के हमने ये 4 चीज़ों का एनालिसिस करवाया, मज़ीद अनासर कबीरा का करवाते तो वो भी सामने आते। और इसमें अगर हम फाइटो हार्मोन्स या बायो एसिड्स या अमीनो एसिड की बात करते तो मार्केट में मौजूद टॉनिक से कहीं ज़्यादा उनके रिज़ल्ट भी आते। और उस खाद के सिर्फ पहली बार इस्तेमाल से ही अभी पिछले दिनों जनवरी के महीने में कोरे ठंड में भी उनकी ग्रोथ नहीं आई है, नया फल आया है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी वो फल चलेगा। फल के पे कोरे और ठंड के असरात भी जो हैं वो ना होने के बराबर पड़े हैं। बायो फर्टिलाइज़र का ये फ़ायदा है। माशाल्लाह, ये आपने देखें, ये प्रोग्राम पहले हमने किया और आपने बयान फरमाया कि वो महीना 1.5 महीना चूँकि अमरूद की फसल को फौरी तौर पर दरकार था। मुझे इस बात की खुशी है कि जो कामयाब आदमी हैं वो असल पीछे लगे हुए होते हैं कि हमने अल्टीमेटली में से कुछ निकालना है। और एक लफ्ज़ है, वो जाबिर बिन हयान के बारे में मशहूर था कि उसको खब था सोना बनाने का, और वो सोना बनाने के दौरान वो कई चीज़ें उसमें से निकलती रहीं और वहीं ये जो आपका कलमी शोरा ये भी वहीं दरियाफ्त हुआ। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि अब जो आप नया उसी फार्म पर फार्मूले के जरिए आप बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, उसमें आपने कोई तब्दीली की है और उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि उस तब्दीली का क्या नतीजा होगा? पोटैश वाली खाद अब तकरीबन 10,000 के करीब फ़ी बोरी हो गई है। तो पोटैश वाली खाद के मसाइल को हल करने के लिए ये राख जो है, ये शुगर मिल की जो राख है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसमें पहले की बजाय अब हमने तकरीबन जो है 2 टन का रॉक फास्फेट ली है। ये वो राख जो बाहर शुगर मिल वाले फेंक देते हैं, उस राख की बात कर रहे हैं आप? वो और चीज़ है। ये राख जो है ना, जब वो बाकायदा चूरे वगैरह को जलाते हैं ईंधन के लिए, तो उससे जो राख बनती है वो वाली राख है। यानी प्रेस मेड और चीज़ है, ये राख और चीज़ है। इसके अलावा वाशिंग के दौरान जो पानी बचता है उसमें भी तकरीबन बायो एसिड्स और 1 से 2% शुगर मौजूद होती है। उस पानी को भी अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो वो भी एक अच्छी खाद बन सकती है। चले अब हम उस फार्मूले की तरफ चलते हैं। उसमें राख डाली गई है? हाँ जी, उसमें अब पहले की तरह राख डाली गई है और राख डालने से हमें उम्मीद है कि उसका पोटैश के हवाले से जो कंटेंट है वो काफ़ी बेहतर आ जाएगा। पोटैश की परसेंटेज जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ये महंगी खाद जो है वो भी अब इसी बायो फर्टिलाइज़र में दस्तयाब होगी। ये फार्मूला मैं जो सुन रहा था, जटियाना साहब अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, मेरे क्लास फेलो हैं और फिर उसके बाद उनके बच्चे भी आपस में क्लास फेलो रहे हैं, तो वो मुझे पता चला था कि आपने कुछ उसके ऊपर काम करके उसमें वो जो पहले वाली क्वांटिटीज़ को आपने कुछ तब्दील किया है। उसमें देखें जी, अब पहले हमने 1:10 की रेशो रखी थी, अब उसमें हमने ये किया कि 2 टन रॉक फास्फेट के साथ 40 टन पोल्ट्री वेस्ट डाली है और इसी तरह हम 40 टन जो है वो गोबर वाली खाद डाल रहे हैं और साथ 2 जो ट्रालियाँ हैं रॉक की डाल रहे हैं। इसमें 20 किलो
खाल का जो हमेज़ा है वो डाल दिया है, 1.5 मन शीरा और प्लस फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं वो हमने डाल दिए हैं। और दोबारा जब हमने उसको अलटाव पलटाव करना है तो 15-20 दिनों बाद तो दोबारा फिर ये मटेरियल हमने दोबारा उसमें जो कल्चर है बैक्टीरिया का प्लस शीरा ये हमने दोबारा डालना है। और उम्मीद है कि इस तरह से जो खाद बनेगी, क्योंकि इसमें हमने ऑर्गेनिक मैन्योर या पोल्ट्री वेस्ट जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो हमें उम्मीद है जो रिएक्टिव या एक्टिव P2O5 है वो पहले की निस्बत ज़्यादा होगी, यानी इसी खाद में से वो ज़्यादा हमें वो P2O5 मिलेगी। पिछली मरतबा आपने एनालिसिस करवाया अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट से कि जो टॉप क्लास लैब है वहाँ से आपने करवाया, जो कुछ रिजल्ट उसके अंदर आए हैं कि इतना N है, इतना P2O5 है, इतनी पोटाश है, तो ये जो आपने फार्मूला दोबारा तरतीब दिया है, इसमें एडिशन की है, जैसे राख पहले नहीं डाली गई, आप समझते हैं कि इसके अंदर किसी फसल की जुमला रिक्वायरमेंट जो है वो इससे पूरी हो सकेगी? देखिए जी, इसमें N हमारे पास उस वक्त 1 टन में वो तकरीबन 3 बैग के करीब आ रही थी, तो N तो हो सकता है कि थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन इसमें P2O5 लाजमी इम्प्रूव होगी। इसमें अल्लाह के फजल करम से पोटैश का लेवल बहुत ज़्यादा आएगा। इसमें अगर अब हम कोशिश करेंगे कि अमाइनो एसिड और बायो एसिड जो हैं इनका भी एनालिसिस करें, ये वाफर मिकदार में होंगे। इसी तरह इसमें जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो भी वाफर मिकदार में होंगे, और इसमें सल्फ़र का कंटेंट जो है वो भी ज़्यादा होगा, और इसको दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट के हवाले से भी हम इसका एनालिसिस करवाएंगे। आप ऐसा समझते हैं कि अगर इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब जिस तरह कर रहे हैं, अगर ये मुसलसल करते रहें, तो एक तो जहां फसल की रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि जो जिम्मेदार परावो 2 गट्टू तले थे 2 गट्टू उते, एक तो वो पूरी हो गई, उससे जरखेजी के ऊपर, ज़मीन की जरखेजी के ऊपर कितना असर पड़ेगा? ज़मीन एक बैंक है, ये हमें समझना पड़ेगा कि इस बैंक में हमें सिर्फ अपना हिस्सा ही नहीं लेना, अपनी अगली नस्ल के लिए इसमें कुछ छोड़ के जाना है, कुछ हमने सेविंग करनी है। अगर हमने सेविंग करनी है तो फिर हमें केमिकल खादों की बजाय बायो फर्टिलाइज़र्स की तरफ आना पड़ेगा। अब बायो फर्टिलाइज़र से एक तो ये होता है कि उसमें वाफर मिकदार में बायो एसिड्स हैं, उसमें वाफर मिकदार में फाइटो हार्मोन्स हैं, उसमें जितना भी वो NPKs माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन की शक्ल में, आप कह सकते हैं कि जानदारों के बॉडी स्ट्रक्चर की शक्ल में है। अब वो जानदार जो हैं जब उनकी आगे सेप्रोफिटिक माइक्रोब्स उनकी बायोडेग्रेडेशन करेंगे, वो गले सड़ेंगे, तो ज़मीन में मौजूद इससे एक तरह की ख़राबियाँ दूर होगी। और दूसरी बात ये कि ये सारे जो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन है इनकी वजह से ज़मीन की पोरोसिटी एरेशन बेहतर होगी, ज़मीन में मौजूद मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो मोबाइल फार्म में होंगे और इजीली प्लांट अवेलेबल होंगे। अब अगर हम 2 बोरी DAP डालते हैं, भले उसमें 46 किलो P2O5 है, लेकिन 10 से 15% अगर धान की क्रॉप है 20% उसमें से जो P2O5 है वो पौधा लेता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें उन 46 किलो में से ज़्यादा 10-11 किलो जो फसल लेती है बाकी फ़िक्स हो जाती है। 10 साल अगर मुसलसल क्रॉप भी लेते रहें तो सिर्फ 75% वो P2O5 प्लांट ले पाते हैं, 25% ज़मीन का हिस्सा होती है। अब इस तरह से जो हम इस्तेमाल करेंगे, एक तो इससे ये होगा कि ज़मीन के अंदर जो फिक्सेशन है उसका अमल कम होगा, और ये जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़मीन का नामियाती मादा जो है उसमें भी इजाफ़ा करेगी। और ये चूँकि जितने भी ये बायोकेमिकल रिएक्शन है इससे जो बायो एसिड्स बनते हैं वो बड़े बेहतरीन चिलेटिंग एजेंट हैं। जितनी हमारी ज़मीन के अंदर हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिक मेटल्स हैं जो कि सीड जर्मिनेशन में और इश्यूज़ में मसाइल पैदा करती हैं, अब वो बायो एसिड उनको चिलेट करके एक तो ये करेंगे कि उनकी टॉक्सिसिटी कम कर देंगे। जो ज़मीनें जिनमें बीज नहीं उगता या फसल पूरी तरह जड़ें नहीं बना पाती, जड़ों की बनावट बेहतर होगी। आप किसी भी पौधे को जड़ें बनाने के लिए बेहतरीन माहौल दे दें, वो आपको बेहतरीन क्वालिटी पैदावार दे देगा। और इन बायो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधों की जड़ों की बनावट, ज़मीन की ज़रखेज़ी और उसके साथ साथ ज़मीन में जो मुख्तलिफ़ किस्म की पौधे के लिए जहरीली चीज़ें हैं वो भी कम हो जाएंगी। यहाँ पे ना सिर्फ ये कि फसल की पैदावार में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकलाबी मुस्बत तब्दीली आएगी, बल्कि ज़मीन में भी ये तब्दीली बड़ी अच्छी होगी। और वो ज़मीन जो है इंशाअल्लाह चंद साल के इस्तेमाल की वजह से आइंदा नस्ल के लिए बेहतरीन होगी। और जो चीज़ हम खाएंगे वो भी ये मुख्तलिफ केमिकल से पाक होगी। एम आई राइट? बिल्कुल जी, जो भी केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जब केमिकल्स की बायोडेग्रेडेशन होने के बाद
माइक्रोब्स इनको ऑर्गेनिक फार्म में ले आएंगे तो उनकी जो केमिकल्स की न्यूट्रिशन में जो लेवल है इंशाल्लाह जो टॉक्सिक लेवल है उससे कहीं कम हो जाएगा, जो टॉक्सिसिटी है वो भी कम होगी। और इससे जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जो खुराक है वो बीमारियां पैदा करने की बजाय एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करेगी, वो मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करेगी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं अब यही एक्सपेक्ट कर रहा था। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, एक तो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अक्सर व पेशतर मेरे किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए आप कुछ वक्त निकालते रहें। और मुझे, चूँकि मैं खुद भी जंग का रहने वाला हूँ, तो जब मैंने गुलजार शाही साहब का पता किया तो उन्होंने कहा जी आप खादिम किसान की बात कर रहे हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने आपको ये फजीलत अता की है कि आम किसान जो है वो ये समझता है कि ये खादिम किसान है। और जब मैंने पूछा कि आपने खादिम किसान कैसे कहा, उसने कहा ये आदमी 24 घंटे अवेलेबल है। अब मैंने जो पिछला प्रोग्राम आपका था उसमें ज्यादा सवाल लोगों ने पूछा कि रॉक फास्फेट कहाँ से मिल सकती है। जैसे पोल्ट्री मैन्योर पोल्ट्री फार्म से मिलेगी, प्रेस मड और जो राख है वो मुझे शुगर मिल से मिलेगी, खल है वो मुझे मार्केट से मिल जाएगी। ये मुझे बताइएगा कि ये रॉक फास्फेट जो मेरा अगर किसान अगर चाहे अपने फार्म पर जटियाना साहब की तरह बनाना चाहे तो वो कौन सा जरिया है जहाँ से उसको अवेलेबल हो। रॉक फास्फेट के बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन काजी इमरान साहब जो हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में हैं उनने चूँकि लेबॉर्ट्री भी बनाई हुई है, निस्बतन वो 26 से 28-29% P2O5 वाला माल भी गारंटी से देते हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, आपने एक छोटी सी बात की थी कि खादमे किसान की, मैंने अपने मालिक से बड़ी मिन्नतों के बाद ये खिदमत मांगी है और अभी भी मुझे मेरे मालिक ने पक्की नौकरी नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह अपनी मखलूक की इस तरह खिदमत पे लगाए कि क़यामत तक आने वाली मेरी सारी नस्लें मालिक की मखलूक की खिदमत के लिए कबूल कर ली जाएं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को बरकरार रखे और अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे। और मुझे तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक से यकीन है कि जब भी आप एक नेक काम करने के लिए निकलते हैं तो ज़रा देर में सही लेकिन दुनिया भी आपके पीछे पीछे चल पड़ती है और जब तक उनका भला होता रहेगा उसका अजर मिलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।